हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 13 कवर करेंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से है और इसमें कुछ चीज़ों को कवर करेंगे जैसे कि मुस्लिम लीग है, 1909 और 1919 के जो सुधार हुए थे, और इसके अलावा होम रूल लीग और लखनऊ पैक्ट। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उनको इसमें कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है 1906 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में आगा खां व मोहसिन उल मुल्क के साथ मिलकर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है? मुस्लिम लीग का संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मुस्लिम लीग के संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह थे, वह इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। ये वाला जो सेकंड फैक्ट है ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो उसका जो मुख्यालय था वह लखनऊ में था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी? किस अधिवेशन में? क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो वह अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर के अधिवेशन में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी, जो 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस मतलब दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो वह नाम है मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत परिषद अधिनियम 1909 के समय लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे और लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। इसी कारण इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधारों में निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश को शामिल किया गया था? तो किसकी सिफारिश को शामिल किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले की सिफारिश को। आंसर हो जाएगा ए। मार्ले मिंटो सुधारों में गोपाल कृष्ण गोखले की सिफारिशों को भी शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था? तो यह प्रावधान जो है किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। जो पृथक निर्वाचक मंडल था उसका मतलब क्या था कि जो मुस्लिम सदस्य हैं उनका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता, यानी कि उसके लिए वोट भी केवल मुस्लिम लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी? ठीक है, तो यह किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इसके द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचक मंडल क्षेत्र बनाकर हम नाक के दांत बो रहे हैं, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन कहा था यह लॉर्ड मिंटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पृथक निर्वाचक मंडल बनाकर हम नाक के दांत बो रहे हैं, यह कथन लॉर्ड मिंटो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इन सुधारों से किसी भी तरह भारत में संसदीय प्रणाली लागू होने का खतरा है तो कम से कम मेरा उससे कोई नाता नहीं होगा, यह कथन मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में किसने कहा था? तो यह कथन मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में जॉन मार्ले ने कहा था। आंसर जो है ए वह करेक्ट हो जाएगा। यदि इन सुधारों से
किसी भी तरह भारत में संसदीय प्रणाली लागू होने का खतरा है तो कम से कम मेरा उससे कोई नाता नहीं होगा। जॉन मार्ले ने यह कथन कहा था, जो कि भारत के राज्य सचिव थे उस टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहरार आंदोलन कहाँ चलाया गया था? यह आंदोलन बंगाल में चलाया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अहरार आंदोलन बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से और कांग्रेस से जोड़े रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहरार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह मौलाना मोहम्मद अली, इसके अलावा हसन इमाम, हकीम अजमल खां, यानी कि तीनों ही थे, इसलिए आंसर आपका उपयुक्त सभी यानी कि डी हो जाएगा। अहरार आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली, हसन इमाम व हकीम अजमल खां थे। तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल कहाँ का शब्द है? यह जो शब्द है आयरलैंड का है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। होम रूल आयरलैंड का शब्द है जिसका तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जिसमें किसी देश का शासन वहां के स्थायी नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में होम रूल लीग योजना सर्वप्रथम किसने बनाई थी? यह योजना सबसे पहले भारत में एनी बेसेंट ने बनाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत में होम रूल लीग योजना सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखना। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वह बाल गंगाधर तिलक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारत में सर्वप्रथम तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पूना में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसके बाद एनी बेसेंट ने 1916 में मद्रास में अपनी लीग की स्थापना की थी। सबसे पहले योजना किसने बनाई थी और सबसे पहले उसकी स्थापना किसने की थी, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तिलक व एनी बेसेंट की होम रूल लीग को मिलाकर एक कर दिया गया था? दोनों ने अलग अलग स्थापनाएं की थी, तो इसको कब जोड़ दिया गया था? 1918 में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तिलक व बेसेंट की होम रूल लीग को 1918 में मिलाकर एक कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय कहाँ था? एनी बेसेंट की जो लीग थी उसका मुख्यालय अड्यार में था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय अड्यार में था। इनकी लीग की सर्वाधिक शाखाएं मद्रास में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। वीपी वाडिया जैसे प्रमुख मजदूर नेता बेसेंट की लीग में थे। इनकी लीग तिलक की लीग से व्यापक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एनी बेसेंट की होम रूल लीग में शामिल था? यहाँ पर आपको 3 नाम दिए गए हैं, ये तीनों में से कोई एक शामिल था या फिर ये तीनों ही शामिल थे, आपको ये बताना है। मोतीलाल नेहरू, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू, डेफिनेटली तीनों ही शामिल थे, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग के प्रमुख सदस्य मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर वह है आपका सुब्रमण्यम अय्यर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेसेंट की लीग के बढ़ते प्रभाव के कारण सरकार ने बेसेंट, वाडिया व अरुंडेल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी
नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी? जिसके सदस्यों को होम रूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी वह थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। ऑप्शन नंबर बी जो है वह यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। होम रूल लीग आंदोलन ने किसकी योजना रखी थी? तो होम रूल लीग आंदोलन जो था उसने जो योजना रखी थी वह स्वशासन की थी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। होम रूल लीग द्वारा होम रूल लीग आंदोलन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी व इसकी प्राप्ति हेतु सरकार पर संवैधानिक तरीके से दबाव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनी थी? तो वह सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। इसी अधिवेशन में बेसेंट ने कहा था कि अब भारत अनुग्रहों के लिए घुटनों पर नहीं बल्कि अधिकारों के लिए पैरों पर खड़ा है। पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। दूसरी चीज, किस अधिवेशन में, यानी कि वह अधिवेशन कब हुआ था ये भी पूछा जा सकता है जिसमें पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। दूसरी चीज ये भी पूछा जा सकता है कि कौन थी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस अधिवेशन की। सारी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन एनी बेसेंट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बताती हूँ। पहले करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर सरोजनी नायडू है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, और ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें केवल ये था कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ठीक है, तो महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो योर आंसर इज एनी बेसेंट, और अगर पहली भारतीय महिला पूछा जाए तो आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। 1925 के कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की यह अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो उन्होंने यह किया था लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने कब अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया था? तो यह किया था 1920 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने 1920 में अपना नाम बदलकर परिवर्तित करके स्वराज्य सभा रख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल व गरम दल पुनः संयुक्त हो गए थे? ठीक है, यह जिस अधिवेशन में हुआ था वह अधिवेशन लखनऊ का था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल व गरम दल पुनः संयुक्त हो गए थे, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ अधिवेशन में गरम दल को कांग्रेस में शामिल कराने में मुख्य भूमिका किसकी रही थी? ठीक है, तो जो मुख्य भूमिका रही थी वह बाल गंगाधर तिलक और इसके अलावा एनी बेसेंट दोनों की ही थी। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। गरम दल को कांग्रेस में शामिल कराने में मुख्य भूमिका एनी बेसेंट व तिलक की रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ऐसा किया गया था लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया ताकि मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन व कांग्रेस से जुड़े रह सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे? ठीक है, तो जो मुख्य शिल्पी थे वह थे आपके बाल गंगाधर तिलक और इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना। इसीलिए आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मोहम्मद अली जिन्ना व तिलक कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर दिख गया है, किसने कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया था? तो जिन्होंने विरोध किया था वह मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस लीग समझौते का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। आंसर है अंबिका चरण मजूमदार ने। आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुस्लिम लीग अधिवेशन में भाग लिया था? तो उन्होंने भाग लिया था 1913 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जिन्ना ने सर्वप्रथम 1913 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में, जो कि लखनऊ में हुआ था, वहां पर भाग लिया था। 1913 के कराची में कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था। सॉरी, मुस्लिम लीग अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस व मुस्लिम लीग की एकता किस आंदोलन के बाद खत्म हो गई थी? तो यह एकता खत्म हुई थी असहयोग आंदोलन के बाद। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कांग्रेस व मुस्लिम लीग की एकता असहयोग आंदोलन के बाद खत्म हो गई थी। यह 1916 से 1922 तक चली थी। कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग औपचारिक रूप से अलग हो गए थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई थी? ठीक है, तो उनकी ये जो मुलाकात हुई थी यह हुई थी लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, लखनऊ अधिवेशन 1916 में गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुई थी, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। प्रश्न पूछा जाता है, ये एग्जैक्ट नाम पूछा जाता है कि किस नाम के व्यक्ति ने कराया था, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉन्टेग्यू घोषणा किस वर्ष की गई थी? यह जो घोषणा की गई थी, वैसे आपको आंसर शायद दिख गया है। ठीक है, ये घोषणा 1917 में की गई थी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन द्वारा मजबूती से स्वशासन की मांग के चलते मॉन्टेग्यू घोषणा जो कि 1917 में की गई थी, इसके तहत कहा गया कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष सत्र कहाँ बुलाया गया था? तो यह जो सत्र बुलाया गया था मुंबई में बुलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष सत्र बम्बई में बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी उदारवादी दल का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1919 के सुधारों के तहत होने वाले विधानसभा चुनाव में भाग लेने के लिए कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी उदारवादी दल, जिसको आप नेशनल लिबरल लीग भी कह सकते हो, इसका गठन 1918 में किया। इसे ही बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता है? होपफुली सभी जानते होंगे इसको, लेकिन बता देती हूँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इनको जाना गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1919 में चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय तथा मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे। इस कारण इस शासन अधिनियम को भारत शासन अधिनियम को 1919 में जो हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था? तो यह शुभारंभ किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो यह व्यवस्था की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई तथा प्रांतीय विषयों का आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा किया गया था? यहाँ पर तीन कार्य दे रखे हैं, उसमें से कोई एक किया गया था या फिर तीनों, ये आपको बताना है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ और पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया था। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था। डेफिनेटली तीनों ही कार्य उसके द्वारा किए गए थे। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा किए गए कार्य यहाँ बताए गए हैं। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरा है पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया। पहले केवल मुस्लिमों के लिए था, लेकिन इसके बाद इसमें ये कुछ और जोड़ दिए गए, तो ये भी किया गया था उसमें। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया था। तीन कार्य उसमें महत्वपूर्ण हुए थे, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया? क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम द्वारा? करेक्ट आंसर आपका भारत परिषद अधिनियम 1919 हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग जब स्थापित किया गया था 1926 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया, जिसको 1926 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिशों पर किया गया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। करेक्ट आंसर है ली आयोग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिशों पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा ऐसा किया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। इससे क्वेश्चंस 48 बन रहे थे, जो कि टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ की अगर नीड है तो आप लोगों को साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से आप लोगों को अदर कोर्सेज की भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप वहां पर विजिट कर सकते हो। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते हो, आपको इजीली केवल इसी पीडीएफ के बारे में जानकारी लेनी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। ये हमारी वनडे एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो है। इसमें आपको सिंगल पीडीएफ नहीं मिलेगी, आपको पूरी ही टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। सारी पीडीएफ का आपको मिल जाएंगी। ठीक है, किस तरीके से लेनी है, क्या उसकी फीस है, सारी चीज़ें आपको इस नंबर पर वो डिटेल मिल जाएंगी। आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो, जहाँ से आपको ईजिली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और पास में थोड़ा कुछ फंक्शन वगैरह चल रहा है, तो वहाँ से अगर इसमें वॉइस आ गई हो तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी।